आविर्भाव भूमि भी उत्तर प्रदेश की ही धरती है और इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आरोग्य भारती अखिल भारतीय स्तर पर संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करने के लिए विगत 20 वर्षों से कार्य कर रही है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आरोग्य भारती के स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं की कार्य पद्धति को हम सब ने बहुत नजदीक से महसूस भी किया। हम देख रहे थे बहुत सारी जगह इस प्रकार की स्थितियां थी कि प्रत्येक नागरिक को कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए और जागरूकता के लिए जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे थे, उन कार्यक्रमों के साथ न केवल शासकीय स्तर पर बल्कि आम जनमानस की सहभागिता के माध्यम से जन जागरूकता के जिस कार्यक्रम को हाथ में लेके लिया गया था, इसे आगे बढ़ाने की जब बात सामने आई थी तो आरोग्य भारती उन कुछ चुनिंदे संगठनों में से एक था जिसने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को उत्तम आरोग्यता प्रदान करने के लिए कोरोना कालखंड में एक कार्य भी उस अभियान के साथ जुड़ करके एक सराहनीय प्रयास किया था। जैसे कोरोना कालखंड के दौरान में देख रहा था, लॉकडाउन प्रारंभ होते ही अगर विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों की मैं बात करता हूं, अकेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े हुए स्वयंसेवक थे जो आम जनमानस की सेवा के लिए अपने आप को पूरी समर्पित भाव के साथ लगे हुए थे और आरोग्यता के क्षेत्र में आरोग्य भारती से जुड़े हुए स्वयंसेवक, वैद्य और चिकित्सक इस अभियान के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उसने उस समय बहुत सारी चीजों को सामने रखा था और जब हम भारत की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में बात आती है कि कोरोना में भारत का परिणाम दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में बेहतर कैसे रहा। ये सबके सामने है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समय से लिए गए निर्णय और समय पर की गई व्यवस्था के साथ साथ पूरे देश के अंदर उनका संवाद और उनका संबोधन और मार्गदर्शन कोरोना के इस प्रबंधन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन तो कर ही रहा था, लेकिन साथ साथ सरकारी मशीनरी के साथ साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके जो कार्य किया, दूसरा भारत की जो हमारी जीवन पद्धति है, इस जीवन पद्धति ने भी प्रत्येक नागरिक को बचाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। कोई भारतीय परिवार ऐसा नहीं होगा जो अपने दैनिक भोजन में हल्दी का सेवन न करता हो। हल्दी की ताकत को और उसके सामर्थ्य को दुनिया ने कोरोना कालखंड में समझा होगा, लेकिन हजारों वर्षों से अपने नियमित दिनचर्या का हिस्सा हमारी रसोई का अगर कुछ बना है तो हल्दी जरूर बना है, या हम अपने दैनिक कार्यों में जिसका उपयोग करते रहे हैं।
आयुष की ताकत को, जो आयुष की ताकत को दुनिया ने कोरोना कालखंड में भले ही समझाओ, लेकिन याद करिए 2014 में प्रधानमंत्री बनने के तत्काल बाद आदरणीय मोदी जी ने आयुष से जुड़े हुए इन सभी विभागों को एक साथ जोड़ करके देश को एक नए मंत्रालय के रूप में एक नई दिशा देने का काम भी किया। ये सभी चीजें बताती है कि ताकत हमारे पास पहले भी थी, लेकिन हमने कभी उसको उस रूप में महत्व देने का प्रयास नहीं किया। योग की परंपरा के साथ हर व्यक्ति जुड़ता था, उसका दोनों पक्ष थे। कुछ लोग अपने आध्यात्मिक उन्नयन के साथ योग की परंपरा के साथ जुड़ते थे, कुछ लोग उससे पीछे भागते थे। अनेक प्रकार की बातें थी उसमें थी। लेकिन जब 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से जब उसे मान्यता प्राप्त हुई, तो आज भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग 250 देश भारत की ऋषि परंपरा के प्रसाद के साथ प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से लालायित दिखाई देते हैं। 21 जून की तिथि को दुनिया के कोने कोने में, भारत के अंदर तो हर पार्क में और हर सार्वजनिक स्थान पर योग के साथ जुड़ते हुए, और जो एक कार्यक्रम बनता है एक पूरे पखवाड़े का, इसके साथ तो हम जुड़ते ही हैं, लेकिन दुनिया के अंदर भी योग के प्रति आम जन के मन में जो भाव है वह भारत की इस समृद्ध आरोग्यता के प्रति इस भाव को प्रदर्शित करता है। आखिर इसका भाव आया कहां से? क्योंकि भारतीय मनीषा तो एक ही बात करता रहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी एक स्वस्थ शरीर ही धर्म के सभी साधनों को पूरा कर सकता है। और धर्म के सभी साधन यानी एक स्वस्थ शरीर में ही निहित होते हैं। इसका मतलब उत्तम आरोग्यता को प्राप्त करना ये प्रत्येक भारतीय का पहले से ही दिनचर्या का हिस्सा रहा है, और इसलिए उसके समय पे जगने की आदत रही हो, समय पे सोने की आदत रही हो, समय पे अपने भोजन की दिनचर्या के साथ जुड़ने का रहा हो, या रसोई का हिस्सा रहा हो, या अपने जीवन के प्रत्येक संस्कार से जुड़े हुए उन सभी कार्यक्रमों को हर भारतीय परिवार और हर भारतीय नागरिक उसके साथ अपने आप को जोड़ता रहा है। भारतीय मनीषी उसी बात को लेकर के सदैव हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश देते रहे हैं। और इसीलिए कोरोना कालखंड में जब रिजल्ट की बात सामने आई, यद्यपि ये अपने आप में एक बड़ी वैसी स्थिति भी लगती है कभी कभी कि महामारी के दौरान हम लोग कैसे तुलना कर सकते हैं, लेकिन जब वैश्विक मंच पर यह बात सामने आती है तो हम लोगों को बोलने में कोई संकोच नहीं होता। हो सकता है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के अंदर यूरोप और अमेरिका जैसे देशों की तुलना में कमजोर रहा हो, लेकिन कोरोना कालखंड में बेहतरीन प्रबंधन के जिससे भारत का जो परिणाम था वह इन सभी देशों से बहुत अच्छा रहा, और रिजल्ट भी हमारे पक्ष में बहुत अच्छा था। आप देखेंगे यूएस की जो कुल आबादी है वह भारत की आबादी की 1/4 है, लेकिन जब परिणाम की बात आती है तो रिजल्ट में कोरोना से भारत से 1.5 गुना मौतें अकेले यूएस में हो गई। यूरोप के परिणाम भी बहुत अच्छे नहीं थे। ये चीजें दिखाती हैं कि दुनिया जीवन में स्वानुशासन भी उतना ही महत्व रखता है जितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी वैल्यू होती है। और आज
जिस दिशा में भारत के अंदर ये संभावनाएं बढ़ी है, हेल्थ टूरिज्म की जिन संभावनाओं को आज भारत आगे बढ़ा रहा है, इसने उन संभावनाओं में एक नई गति दी है, जो एक नए तरीके से कार्य करना प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की आबादी आज के दिन में 25 करोड़ है। 25 करोड़ की आबादी के राज्य में हमारे 75 जनपद हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे, और 2017 से लेकर 2022 के बीच में वर्तमान में हम लोग प्रदेश के अंदर 35 नए मेडिकल कॉलेज के साथ एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया के साथ जुड़ चुके हैं। जो शेष 16 जनपद हमारे बचे थे, जिन जनपदों में मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए थे, गवर्नमेंट या निजी क्षेत्र ने जहां पे रुचि नहीं ले पाए या समय पे उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा पाए, वहां पर भी हमने पीपीपी मोड पर इस कार्य को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। तो उसमें भी हमारे 6 जनपदों में ये कार्य हम लोग चयन की प्रक्रिया के अंतिम चरणों में पहुंच चुके हैं। यानी मात्र 10 जनपद आज के दिन पर हमारे पास कुछ ही दिनों के बाद रहेंगे, जहां पे निजी क्षेत्र अथवा सरकार शासकीय माध्यम से कोई एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया का कार्यक्रम वहां पे पूरा किया जा सके। आज उस दिशा में तेजी के साथ प्रयास प्रारंभ हुआ है, और इस दिशा में वास्तव में एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है कि हम प्रत्येक व्यक्ति की आरोग्यता के बारे में उस प्रकार की पहल को और उस प्रकार की जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और इस दिशा में जितने भी प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आपके सामने एक उदाहरण मैं दूंगा, और मैं सचमुच जिन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं वो बातें भी मैं आपसे कहना चाहूंगा। उनमें से जो सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसमें गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, कमिश्नरी के साथ साथ बस आपका बरेली और सहारनपुर कमिश्नरी तक 38 जनपद हमारे ऐसे थे जहां पर मस्तिष्क ज्वर यानी इंसेफ्लाइटिस से प्रतिवर्ष हजारों मौतें होती थी। ये जो सीजन था वर्तमान में मध्य जुलाई से लेके मध्य नवंबर तक, प्रतिवर्ष इस सीजन में वहां पर 1200, 1500 से लेके 2000 तक मौतें होती थी। ये मौतें 1 से लेके 15 वर्ष तक के बच्चों की होती थी, और 40 वर्ष में इन 38 जनपदों में 50,000 से अधिक बच्चों की मौतें हुई थी। आप आश्चर्य करेंगे कि 40 वर्षों में इस दिशा में कोई प्रयास क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं हम उस रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने में सफल हुए? एक भी संस्थान के पास इसके बारे में सोचने की, उस पर शोध करने की, इसका क्या कारण है, इस दिशा में एक नए अभियान को आगे बढ़ाने के लिए इतनी फुर्सत क्यों नहीं रही? मैं जब 1998 में पहली बार सांसद बना, मुझे बताया गया कि गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में बच्चे बहुत बड़ी मात्रा में भर्ती हैं। तो मैंने कहा ये क्या है? तो मुझे बताया गया कि एक बीमारी है, बच्चों की बीमारी है। भोजपुरी भाषा में लोगों ने कहा, उसका नाम दिया था नो की बीमारी। तो मैं देखने के लिए गया था। मैंने पूछा आखिर इसके कारण क्या है? तो क्यों लक्षण के आधार पर उपचार चल रहे थे। मैंने कहा इसका जांच कहां होता है? कहा साहब हम सैंपल भेजते हैं एनआईवी पुणे, और जब तक परिणाम आता है तब तक या तो बच्चा मर चुका होता है या फिर शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग हो चुका होता है। हम लोगों ने अभियान प्रारंभ किया।
मैंने शासन से भी बात की, सड़कों पे भी आंदोलन शुरू किया और 19 वर्ष तक मैं आंदोलन करता रहा। संसद के हर सत्र में इस मुद्दे को उठाता रहा। सरकार के स्तर पर थोड़ा बहुत प्रयास हुआ भी, इतना रहा कि देखिए कितने हम अभी भी पीछे थे। इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जापान में 1905 में बन गया था, लेकिन 5-6 वर्षों के आंदोलन के बाद इतना था कि वह वैक्सीन 2006 में भारत आया। 100 साल लगे जापान से भारत में वैक्सीन आने में, लेकिन मौत के आंकड़े तब भी नियंत्रित नहीं हो पा रहे थे। एक वायरस नियंत्रित किया गया, वायरस ने अपना नेचर बदला। पहले वह जापानी इंसेफ्लाइटिस था, बाद में वह एक्यूट इंसेफ्लाइटिस हो गया। और 2017 में जब प्रदेश में फिर सरकार बनी, मेरे सामने चैलेंज था, क्योंकि अब तक तो मैं संसद में बात उठा करके और सड़कों पे आंदोलन करके इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता था कि देखिए साहब सरकार के स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अब तो मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी थी। मैंने अलग अलग क्षेत्र से लोगों से पूछा, मैंने कहा देखो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं आंदोलनों के माध्यम से और बार बार इसको विभिन्न स्तरों पर रखने और इस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञों के साथ बातचीत करके कि केवल उपचार इसका समाधान नहीं हो सकता। हमें बचाव के लिए व्यापक जन जागरूकता को भी माध्यम बनाना पड़ेगा। और सौभाग्य से तब तक स्वस्थ भारत मिशन लागू हो चुका था। हर घर शौचालय निर्माण की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी थी और मैंने वे सभी आंकड़े निकाले कि भाई आखिर कहां कहां पर ये बीमारी से ज्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। उन गांवों की सूची निकाली, प्रदेश में अंतर विभागीय समन्वय कराया और स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन को, आयुष को, नगर विकास को, ग्राम्य विकास और पंचायती राज को, बेसिक माध्यमिक शिक्षा को, दिव्यांगजन कल्याण विभाग को, समाज कल्याण विभाग को, महिला और बाल विकास विभाग को, इन सबको हमने जोड़ा और फिर मैंने सामूहिक रूप से इस अभियान को आगे बढ़ाया। जब मैं इस कार्यक्रम का शुरुआत करने के लिए कुशीनगर जनपद जो सर्वाधिक प्रभावित जनपद था, जब उस जनपद में गया तो अपने शुरुआत की थी वहां पर उन बस्तियों में स्वच्छता के लिए एक तो सफाई अभियान की, दूसरा वहां पे उन परिवारों को मुसहर बस्तियों में साबुन वितरण करने की और उनको बताया गया कि हाथ कैसे साफ करने हैं। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा पहला जो अभ्यास कराया गया वह कैसे हम लोग वायरस से बचाव के लिए हाथ की सफाई रखें, कैसे सफाई करनी है क्या होना। लेकिन ये हमने 2017 में जब वहां शुरू किया तो मीडिया मेरे खिलाफ 3 दिन तक मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल चला था कि देखिए गरीबों का अपमान हो रहा है। यानी हम गए थे बचाने के लिए, लेकिन 3 दिन तक मेरे खिलाफ अभियान चलता रहा कि देखिए साहब साबुन वितरण करके उन गरीबों का अपमान किया जा रहा है। लेकिन भाइयों बहनों मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जिस इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष हमने एक तो अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से फोकस्ड कार्रवाई की, सभी विभागों से कहा और मैं स्वयं हर 15 दिन में इनकी रिपोर्ट लेता था। आप बताइए आपका क्या कार्य है, आपने क्या किया है, मुझे रिजल्ट दीजिए। हर एक विभाग की समीक्षा सभी सामूहिक रूप से करने लगे और नोडल विभाग मैंने स्वास्थ्य विभाग को बना करके इसको निरंतर इसके साथ मैंने आगे कार्य प्रारंभ किया और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति वहां पर करवाई। आप आश्चर्य करेंगे कि 5 वर्ष के अंदर हम लोग आज इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चों की जिन क्षेत्रों में मौत हुई थी, आज वहां पर यह बीमारी पूरी तरह समाप्ति की ओर है। पूरी तरह मैं इस बीमारी से बिहार के अंदर होने वाली मौतों के आंकड़ों को लेकर के बिहार सरकार से मिलने के लिए भी गया था। मैं उस समय सांसद था, वहां की सरकार मानने को ही तैयार नहीं थी कि बीमारी से मौत हो रही है। मैंने कहा भी नहीं है, सच है। और मैंने तो उनके पास मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखिए आप क्या इन गांवों से इन जनपदों से बीमारी लोग आ रहे हैं, गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में ही भर्ती होते हैं, आखिर कहां खामी है?
चिकित्सक, हमारा वैद्य आखिर इसमें क्यों नहीं आगे बढ़ पाया? जिस बीमारी को सरकार थोड़ी सी पहल करके 40 वर्षों की इस बीमारी को हम लोग 4 से 5 वर्षों में, मैं भी गोरखपुर गया था और इसकी मैं समीक्षा कर रहा था, मुझे बताया गया कि इस बार मात्र 40 मरीज आए थे जिस दिन मैं इसकी समीक्षा कर रहा था, और 40 में से 7 जापानी इंसेफ्लाइटिस के थे, 33 एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के थे, और मौत 0 है। नहीं तो अब तक गोरखपुर में 200 से 250 मौतें होती थी इस दौरान। कारण क्या है? हमने कभी डाटा कलेक्शन की आदत नहीं डाली, डाटा एकत्र नहीं करते। दूसरा, बीमारी का कारण क्या है और उसका समाधान की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पर भी हम लोग कार्य करने के आदी नहीं। हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जब अपनी परंपरागत पद्धतियों में भुला दिया, तुकबंदी करने लग गए, केवल सुनी सुनाई बातों पर हम लोग बात करने लग गए, या वो हो सकता हो प्रभावी भी रहा हो, लेकिन हमारे पास कोई डाटा नहीं था, कोई रिसर्च पेपर नहीं था, कोई इस प्रकार के प्रमाणिक तथ्य हम किसी भी मंच पर प्रस्तुत करने में जब विफल रहे तो हमारी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, और परिणाम क्या था? हमें मान्यता किसी भी स्तर पर नहीं मिल पाई। हल्दी को, नीम को कोई दूसरा देश जब अपने नाम पे पेटेंट करवाता है तब हमारी आंखें खुलती हैं। करे, हल्दी का उपयोग तो हम रोज अपनी सब्जी में और अपने यहां दाल में करते हैं, हमारा कोई भोजन हल्दी के बगैर होता ही नहीं है, जानते हुए कि हल्दी में कोई स्वाद नहीं, लेकिन ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करता है। हल्दी के अंदर कुछ ऐसे गुण जरूर हैं जो एंटी एलर्जिक भी है, और यह वे तमाम प्रकार के गुणों की एक खान है, और इसको तो हमारे शास्त्र पहले से कहते आ रहे हैं, तब हम लोग उसके खिलाफ लड़ते हैं, तब हम उसके खिलाफ बोल पड़ते हैं। कोई योग को अपने नाम से पेटेंट कराता है, आखिर हमारे लोग क्यों इसमें मौन थे? और उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम नए समय के अनुरूप अगर अपने आप को आगे ढाल पाएंगे, चल पाएंगे, क्योंकि आज आपके पास जो डाटा होगा, आपका जो रिसर्च होगा, और आपके द्वारा जो पेटेंट करने की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं देखता हूं व्यक्ति एक बार डिग्री ले लिया, उसके बाद तो फिर वो रिफ्रेशर कोर्स में या किसी सीएमई में भी जाना बहुत कम कर देता है, अपनी प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देता है। सरकारी नौकरी में लग गया तो उसके बाद तो फिर भगवान भरोसे है, ये मान लेता है कि अब तो जिंदगी भर प्रमोशन तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो ही गया। तो ये जो जन्मसिद्ध अधिकार की जो प्रवृत्ति है, ये हर एक क्षेत्र में हमें पिछाड़ता है, और इसी में हम लोगों को आज नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। आज भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी इस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ा रही है, और उस नए प्रयास को मुझे लगता है कि आरोग्य भारती जैसे संगठनों को नेतृत्व देना चाहिए। आरोग्य भारती इस दिशा में बहुत कुछ कर सकती है। आरोग्य भारती ने बहुत अच्छे सुझाव हमें कोरोना कालखंड में दिए थे। आरोग्य भारती इस दिशा में बहुत कुछ कर सकती है, बहुत अच्छा कार्य कर सकती है। ये संभावनाएं हमारे पास मौजूद है, और मुझे विश्वास है कि आरोग्य भारती का अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक इन सब पर मंथन करते हुए हमारे दैनिक जीवन की क्रियाकलापों के अंदर जो हमारा नित्य प्रति की दिनचर्या है, इसका क्या प्रभाव हो सकता है, हमारे नियमित खान पान किस रूप में है, और इसका आरोग्यता से क्या संबंध है, या फिर अन्य चीजों को लेकर के भी बहुत चीजें हम लोग देश और दुनिया के सामने दे सकते हैं। आधी बीमारी तो केवल सावधानी और सतर्कता से हम दूर कर सकते हैं। शेष जो बीमारी बचेगी उस बीमारी को दूर करने के लिए थोड़े से प्रयास और होंगे तो हम लोग एक स्वस्थ समाज से स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने में कोई देर नहीं लगेगी। आज आप देख रहे होंगे एक नई व्यवस्था हमने बना, एक नई जो चीजें प्रारंभ हुई है
खेती बाड़ी में भी जो अन्न हम पैदा करते हैं, सब्जी पैदा करते हैं, फल पैदा करते हैं, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड कितने बड़े पैमाने पर आप डालते हैं, कितने बड़े पैमाने पे उसमें पड़ता है। प्राकृतिक खेती, और प्राकृतिक खेती के साथ ही उसके सर्टिफिकेशन की कार्रवाई को भी उसके साथ जोड़ना। सरकार ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिया। हम लोग अब पिछले 2 वर्ष के अंदर 1,10,000 हेक्टेयर भूमि को हमने प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ा है। अगले 1 वर्ष के अंदर फिर हम लोगों ने 1,00,000 हेक्टेयर को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने के लक्ष्य के साथ हम कार्य कर रहे हैं। उसके सर्टिफिकेशन के लिए भी हम लोगों ने अपने 4 कृषि विश्वविद्यालयों को कह दिया है कि भाई आपको अपनी लैब को इन्हें सर्टिफाई करने के लिए तैयार करना है। एक समय सीमा के अंदर कृषि विज्ञान केंद्रों को इसके साथ हम जोड़ रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं, बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। गौ माता भी बचेगी और साथ साथ उत्तम खेती के माध्यम से विष मुक्त खेती भी हम देकर के उत्तम आरोग्यता की दिशा में एक नया प्रयास इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। इसमें तमाम संगठन कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में भी आरोग्य भारती जैसी संस्थाओं को भी शोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ भी खाएंगे वह व्यक्ति के पेट में जाकर के अगर गलत होगा, विष होगा, तो विष तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही, और अगर वह विष मुक्त होगा तो उसकी उत्तम आरोग्यता में भी उसका योगदान हो सकता है। हर घर नल की योजना, कैसे इस दिशा में प्रयास, अच्छा प्रयास हो सकता है। शुद्ध पेयजल की भूमिका क्या हो सकती है, ये हर घर नल योजना के माध्यम से भी, जल जीवन मिशन के माध्यम से इसे भी प्राप्त करने में बड़ी मदद मिल सकती है। अन्य क्षेत्रों में भी बहुत कुछ हो सकता, छोटे छोटे प्रयास, डाटा कलेक्शन, पीएचडी में किस रोगी में कौन से लक्षण है और इसके कारण क्या है, इन सभी चीजों को, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो थोड़ी सी, कभी कभी व्यक्ति बीमारी केवल शारीरिक ही नहीं होती, मानसिक भी होती है। एक बार मुझे एक संत कहे, उन्होंने कहा मैं बहुत बीमार हूं, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिल्ली दिखाता हूं। 4 लोग उनको टांग करके लेके आ गए रेलवे स्टेशन पर। मेरे लिए बड़ी समस्या कि इनको कहां मैं लेके जाऊं। खैर मेरे पास बर्थ था, मैंने उसमें उनको लिटाया। दिल्ली में मैं उनको हॉस्पिटल में लेके गया, एम्स में लेके गया। एम्स के डायरेक्टर ने उनको देखा और एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि इनको तो कोई बीमारी नहीं। वो कह रहे साहब मैं तो लखनऊ में जो है इतने 1000 की जांच करा चुका हूं, मुझ पे बेल्ट भी बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है। डॉक्टर ने उनकी बेल्ट उतारी और उसको डस्टबिन में डाल दी। वो चिल्लाए, अरे साहब ये तो हजारों रुपए की बेल्ट है। कहा ये हजारों रुपए की बेल्ट ही नहीं, आपकी बीमारी का कारण भी है। उन्होंने कहा पैदल थोड़ा चलिए। वो थोड़ा भयभीत थे, कहां मैं गिर जाऊंगा, कहां गिरने दीजिए। वो थोड़ा चले, कहा आपको कोई बीमारी नहीं है, आप केवल समय पे जगने की आदत डालिए, समय पे भोजन लेने की आदत डालिए और अपने खान पान को दुरुस्त कर लीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं। मैं एक पेन किलर दे रहा हूं। उन्होंने मुझसे कहा योगी जी आप इनको थोड़ा कुछ योगासन सिखा दीजिए, ये ठीक हो जाएंगे, कोई बीमारी नहीं। और मैं देख रहा था उसके बाद वो कम से कम 20 साल और जिए और स्वस्थ जीवन जिए। एक हमारी रहन सहन, खान पान की जो पद्धति है, ये भी बीमारी का कारण बनता है। इन सब पर भी ध्यान देकर और हमें इसके डाटा कलेक्शन करने चाहिए, फिर उसको प्रकाशित करने चाहिए, अच्छे मैगजीन में, अच्छे जर्नल में जाएं। फिर जो चीज आपको लगता है कि बहुत नया है, अगर आवश्यकता पड़ती है, उसके पब्लिकेशन के साथ साथ उसके पेटेंट की प्रक्रिया के साथ भी जुड़ने की दिशा में प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि आरोग्य भारती को इस दिशा में एक नए अभियान को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता है। इस नए एज की, न्यू एज की इस पद्धति को जब हम अपनाएंगे तो आप देखना वैश्विक मंच पर एक बार फिर भारत छाता हुआ दिखाई देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अखिल भारत आरोग्य भारती के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप यहां पर अपने चिंतन और मंथन से जिस अमृत को यहां से निकालेंगे उसको आम जन तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम की प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।